So class, a new topic, that is new topic of modern India. India, Unit 4, Socio and Cultural Movement. सोशियो एंड कल्चरल मूवमेंट, और इसे कहते हैं हम इन जनरल इंडियन रेनेसा। ओके, मतलब भारतीय पुनर्जागरण। रेनेसां को पुनर्जागरण कहा जाता है, अवेकन फ्रॉम द स्लीप। ओके, आप सो रहे हैं और उसके बाद आप जाग गए। ओके, तो अब ये जो सोशियो रिलीजियस क्लास बताने की जरूरत नहीं है कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। आपको हर एग्जाम में, चाहे वो सीडीएस जैसा छोटा सा एग्जाम हो, यूपीएससी का सबसे छोटा लेवल का एग्जाम सीडीएस होता है। ओके, मतलब अगर कभी आपको यूपीएससी में एंट्री मारनी है और अभी आपकी एज नहीं है तो सीडीएस देना शुरू करो। सीडीएस निकलेगा, अच्छा निकलेगा, ऑल ओवर इंडिया एग्जाम होता है। ओके, साल में, और सबसे बड़ी बात है साल में 2 एग्जाम होते हैं। सीडीएस एग्जाम जरूर भरना चाहिए। मतलब ठीक है, अगर आपका डिफेंस में जाने का मन नहीं है और अगर आपने सीडीएस निकाल लिया तो आर्मी वाले आपको जबरदस्ती घर से खींच करके नहीं ले जाएंगे। ओके, पर अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो कॉन्फिडेंस आएगा, और आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे कि बेटा सीडीएस तो निकल नहीं रहा है, आईएएस कैसा होगा। ओके, तो आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, तो मतलब आप सुधार करोगे। ओके, तो इसलिए ये जो टॉपिक है ये सीडीएस जैसे एग्जाम, छोटे एग्जाम के लिए, पीसीएस जैसे एग्जाम के लिए, और आईएएस यूपीएससी का सबसे बड़ा एग्जाम सिविल सर्विस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? यस सर। ओके ओके, गुड। सो अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या क्लास, कि ये जो सोशियो और कल्चरल मूवमेंट है ये और what are the causes for the rise of socio and cultural movement, क्यों ये हुआ। ओके, तो अगर टॉपिक की शुरुआत भी करें क्लास, तो अगेन इसकी जो मेन रीजन है वो एक्शन एंड रिएक्शन लॉ या थ्योरी पे बेस्ड है। ओके, इसी की थ्योरी पे बेस्ड है। अब एक्शन में क्या था, इट वाज द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स इंपैक्ट, और उसका रिएक्शन क्या था, Indian attitude towards the British rule or administration। आई थिंक नीचे का थोड़ा सा नहीं दिख रहा है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको नीचे का नहीं दिख रहा ना? यस सर। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। तो इंडियन एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्रिटिश रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो रिएक्शन था। अब
चीजें हुई क्या थी क्लास, वी ऑल नो 1757 में ब्रिटिश ने प्लासी के बैटल से विजिबल नहीं, ओके 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 सुरेंद्र, अब विजिबल है नहीं, आधा विजिबल है, ओके चलिए मैं फिर से नीचे लिख दे रहा हूं। 1757 में ब्रिटिशर्स थ्रू बैटल ऑफ प्लासी कॉन्कर्ड बंगाल, देन 1773 में उन्होंने पहला कानून पास किया, रेगुलेटिंग एक्ट। तो एक तरीके से इंडिया में ब्रिटिश रूल फॉर्मली स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश रूल फॉर्मली 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पास हुआ। फिर उसके बाद बहुत सारे कानून आते गए, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813, 1833, 1853, देन 1858, सो ओके, ये सारे के सारे कानून आपके अंग्रेज लेते आए। तो इन सब का रिजल्ट क्या रहा कि ऑल दीज लॉ impacted the Indian society, not only the administration, not only the economy, not only the polity, but the Indian society as well. मतलब आपके पॉलिटी और इकोनॉमिक और जुडिशरी तो इंपैक्ट हुए था। जैसे जुडिशरी का पहले हमारे क्या पंचायत होती थी, पंचायत हट करके क्या हो गई, आपके कोर्ट्स आ गए। पहले हमारे क्या इकोनॉमी एक तरीके से उतनी हार्श नहीं होती थी, इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी होती थी। अंग्रेजों की वजह से इकोनॉमी एक तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी हो गई। जो भारत का किसान है पहले सिर्फ गांव के लिए उगाता था, अब भारत का किसान वर्ल्ड के लिए उगा रहा था। पॉलिटी में राजा महाराजाओं का रूल खत्म हुआ, एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी शुरुआत हुई, ऑफिसर्स का रूल शुरू हुआ। ओके, पर ये सब जो चीज थी पर ग्लास सोसाइटी भी इंपैक्ट हुई थी। और जो सोसाइटी का जो आउटकम था, जो सोसाइटी का जो रिएक्शन था, द रिएक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, रिएक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी was nothing but the socio cultural movement। ये सोशो कल्चर मूवमेंट था। ओके, क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई डाउट तो नहीं? ओके, अब ये जो रिएक्शन था, रिएक्शन ऑफ Indians towards the British imposed challenges, वो कैसे थे? ध्यान रखिएगा, रिएक्शन ऑफ इंडियंस टुवर्ड्स ब्रिटिश imposed challenges वो किस तरीके से थे? वो वैसे ही थे जैसे हम स्टूडेंट्स लेते हैं। हाँ,
सोशियो, इसका एस्पेक्ट सोशियो में आया ना, कैसे आया मैं बता रहा हूं। बिकॉज ब्रिटिश स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द इंडियन कल्चर। इफ यू रिमेंबर द, वही ना, अभी आपने नहीं पढ़, मैकले ने कहा था जब लैंग्वेज की बात हो रही थी कि यूरोप के लाइब्रेरी का एक शेल्फ पूरे ईस्ट, ओरिएंटल, ओरिएंटल मतलब ईस्ट, पूरे ईस्ट के इंटायर बुक से ज्यादा ज्ञान रखता है। यूरोप की लाइब्रेरी का एक शेल्फ, मतलब ही वाज सच, मतलब एग्जैजरेट किया था कि हमारे यूरोप में लाइब्रेरी का एक शेल्फ जितना इंटायर में बुक्स हैं ईस्ट में, मतलब ईस्ट में इंडिया एंड चाइना, दो ही तो ओल्ड सिविलाइजेशन थे ईस्ट में, कि इंडिया और चाइना के जितने किताबें हैं उनसे ज्यादा ज्ञान रखता। तो दे वर हाईली क्रिटिकल ऑफ इंडियन सोसाइटी, ब्रिटिश। देन इंडियन सोसाइटी एट, मैं ये बता रहा हूं रिएक्शन, मैं ये शायद ये चीज पढ़ करके आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर कैसे होगा इंडियन सोसाइटी का कि ये रेनेसां क्यों शुरू हुआ, रेनेसां स्टार्ट क्यों हुआ? रिएक्शन ऑफ इंडियंस टुवर्ड्स द ब्रिटिश इंपोज्ड चैलेंजेस। जैसे अभी क्लास टेस्ट चल रहे हैं, तो क्लास टेस्ट चल रहे हैं, आपका बगल वाला टॉप कर जाता है और आप उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो यू विल बिकम सेल्फ क्रिटिकल, आपको सोचने में बाध्य कर देगा। अब तक देखो क्लास, समझो, बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। अब तक क्यों नहीं हुआ, इससे पहले क्यों नहीं इन जनरल देखा? क्योंकि गाइस अब तक इंडिया को, ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया को जो कॉन्कर्ड किया गया था, इंडिया को जो जिन्होंने कॉन्कर किया था, जस्ट मिनट गाइस, लेट मी सी, मैंने सभी को लिंक भेजा है, नहीं भेजा है? यस, इंडिया को जिन्होंने कॉन्कर किया था उनकी जो सोसाइटी थी वो इंडिया से इंफीरियर थी। टर्क्स इंडियन सोसाइटी से इंफीरियर थे, मुगल्स इंडियन सोसाइटी से इंफीरियर थे, वी ऑल नो। ठीक है, ताकतवर थे पर सोसाइटी से इंफीरियर थे, इंडिया का एक कल्चर था। सिमिलरली कुषाण इंडियन सोसाइटी से इंफीरियर थे, तभी तो वो लोग इंडियनाइज्ड हो गए। अभी 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 मैंने प्री गुप्ता पीरियड शुरू किया है ना, अब आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया था हेलियोडोरस परम भागवत बेस नगर इंस्क्रिप्शन, एक ग्रीक था जिसने अपने आप को परम भागवत रेफर किया था। तो दिस शोज कि हमारा कल्चर सुपीरियर था। समझ पा रहे हो राहुल? कल्चर सुपीरियर था। तो अंग्रेजों के आने से पहले भारतीयों के ऊपर जितने आक्रमणकारी हुए थे, उन आक्रमणकारियों की जो सोसाइटी थी या जो सोशल वो था, मिलियू था, वो इंडिया के सोशल मिलियू से नीचे था। तो आप तब तक बुरा फील नहीं करते हो जब तक आप टॉप करते हो, बट अगर आपसे सुपीरियर कोई आ जाता है तब आप सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हो। देखो, एक लाख टके की बात बोल रहा हूं मैं, कई बार और भी बोल चुका हूं। आप तब तक हैप्पी हो, इन जनरल इंसान तब तक हैप्पी है जब तक वो अपने परिवार से, परिवार वालों से, आस पड़ोस से ऊंचा है, तब तक आप बहुत खुश हो हर चीज में, मतलब पढ़ाई में, कैरियर में और आपके स्टेटस में। एक बार अगर आपके परिवार वाले और आस पड़ोस आपसे ऊंचे हैं तो फिर कंपैरिजन शुरू हो जाता है और फिर वहीं पे दिक्कतें शुरू हो जाती है, टेंशन शुरू हो जाता है। ओके, तो वही चीज, यही चीज इंडियन इस रेनेसां के चैप्टर में लेके आ रहा हूं। इस एंगल से किताबों में नहीं दे रखा है इन जनरल, इस एंगल से देखा ही नहीं है। किताब क्या कहते हैं? सोशल कल्चर अवेकनिंग, पहला टॉपिक राजा राम मोहन रॉय। पर भैया हुआ क्यों था? तो अब पहला क्वेश्चन आता है, क्लास समझिएगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी समझिएगा। पहला क्वेश्चन आता है कि भाई ब्रिटिश के आने पे ही क्यों? मुगल्स के आने में भी तो रेनेसां हो सकता था, टर्क्स के आने में भी हो सकता था, कुषाण, इतने सारे हूण आए, कुषाण आए, इंडिया ने तो इतने आक्रमण झेले। ओके, हूण, कुषाण, ग्रीक, शक्स, पहलव, ये सब तो बाहरी आक्रमणकारी थे। इंडियन रेनेसां नहीं शुरू हुआ। इंडियन रेनेसां ब्रिटिश के बाद क्यों शुरू हुआ? क्योंकि पहली बार हम एक सुपीरियर सोसाइटी के द्वारा हम सब्ड्यू किए गए थे। अब तक जिन्होंने हम पे हमला किया उनकी सोसाइटी या उनका सोशल जो स्टेटस था या सोशल एनवायरनमेंट था वो हमारे
ओवरऑल सोशल स्टेटस से नीचे था। ठीक है, ताकतवर थे, उन्होंने हमें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने हरा दिया, या 1192 में बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान हार गए और ट्रक्स रूल हुआ, उसके बाद ट्रक्स धीरे 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 एक के बाद एक कब्जा करते चले गए। पर हमारे सोसाइटी तो, हमने अब तक वैदिक पीरियड से आपको पढ़ा रखा है, हमारी सोसाइटी तो वैदिक एज से जा रही है, षोडश महाजनपद, 16 महाजनपद वैदिक, तो हमारी एक सोसाइटी का स्टेटस था। पर जब ब्रिटिश आए तो इंडिया वॉज कॉन्कर्ड बाय अ सुपीरियर, आई विल नॉट से सिविलाइजेशन, बट सुपीरियर सोसाइटी, बोथ इन साइंटिफिक एज वेल एज इन आउटलुक। क्योंकि उस समय इंडिया की जो लेट अर्ली मॉडर्न पीरियड में या लेट मिडिवल पीरियड में जब ब्रिटिश ने ऑक्युपाई किया था 1773 पे या 1757 में, इंडियन की जो सोसाइटी थी वो बिल्कुल डिकेंडेंट सोसाइटी थी, रूढ़िवाद, डिकेंडेंट समझते रूढ़िवादी था। आज कास्टिज्म भी अच्छा खासा है, तो आप सोच सकते हो कि 1750 में कैसा कास्टिज्म होगा। अभी एक हफ्ता पहले मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था, 6 या 7 दिसंबर को, वो बीबीसी की हिंदी में स्पेशल एक आया था कि 6 या 7 दिसंबर 1858 या 18 समथिंग ऐसी ईयर था, भारत में पहली बार विधवा पुनर्विवाह हुआ था। आई वॉज रीडिंग दैट आर्टिकल इन बीबीसी। तो पूरा कलकत्ता छावनी बन गया था। छावनी समझते हो, मतलब पुलिस कैंप बन गया था। जो इलीट क्लास के इंडियंस थे, दे वर सो एंग्री एंड एंग्विश्ड कि हु आर दीज ब्रिटिशर्स टू इंटरफेयर इन द अवर सोसाइटी। और एक तरीके से ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो आपके विडो रिमैरिज के सबसे बड़े वो एक तरीके से एडवोकेट कर रहे थे, उन्होंने अपने ही जूनियर की शादी एक 14 ईयर विडो से कराई थी। छोटे छोटे बच्चियों का 10-11 साल में शादी हो जाती थी, हेल्थ फैसिलिटीज थी नहीं, जब बच्चे जल्दी खत्म हो जाते थे, वो 10-10, 12-12 साल की विडो हो जाती थी। और भारत में विडो की कंडीशन बिल्कुल क्लास, इट वाज लाइक हेल। अगर आप इंडियन सोसाइटी पढ़ोगे, क्योंकि बीइंग अ हिस्ट्री स्टूडेंट तो ये सब हमने पढ़ रखा। साउथ में तो सबसे पहले टॉर्चर होता है विडो का, बाल रखने की भी इजाजत नहीं होती उनको। तो अब आप समझो ना, ब्रिटिशर्स अब पहली बार इंडिया का सामना एक ऐसी सोसाइटी से हुआ था जो साइंटिफिक से भी आगे हैं, साइंटिफिक आउटलुक से भी आगे हैं, और सोशल एस्पेक्ट में भी आगे। उनकी सोच मॉडर्न थी और हमारी सोच क्या थी, डिकेंडेंट थी। मैं अपने कल्चर पे क्वेश्चन नहीं कर रहा, बट उस समय जो स्थितियां थी मैं उस चीज को बुला रहा हूं। तो जैसे मैंने कहा ना, अगर आपका बगल वाला टॉप कर जाता है तो यू विल बिकम सेल्फ क्रिटिकल। अब क्या हुआ, अब इसका रिएक्शन क्लास हम 2 में देखेंगे। अब यही आपको मैं आज समझा रहा हूं, फिर उसके बाद सीधे डिक्टेशन लेते हैं। उसके बाद सीधे डिक्टेशन लेते हैं। आपको समझा रहा हूं कि जब रिएक्शन, जब ब्रिटिश आए, अंग्रेज आए और अंग्रेज ने रूल ने अपना चीजें स्टैब्लिश की, तो पहली बार हम वेस्टर्न थॉट से रूबरू हुए। हम वेस्टर्न थॉट से आए। हमने पहली बार जब ब्रिटिश ने कहा कि व्हाट इज दिस कास्ट, यू नो, व्हेन अंबेडकर वाज द फर्स्ट पर्सन इन हिज कम्युनिटी टू बिकम अ हाई स्कूल पास एंड देन ग्रेजुएट। जब वो बॉम्बे में कॉलेज में एडमिशन लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एल्फिंस्टोन में, एल्फिंस्टोन कॉलेज में एडमिशन लिया था, ही वाज द फर्स्ट डिप्रेस्ड क्लास स्टूडेंट इन द एंटायर कॉलेज। इकलौते डिप्रेस क्लास स्टूडेंट थे इन द एंटायर कॉलेज, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कब की बात कर रहा हूं, समथिंग अराउंड 1900 समथिंग अराउंड। मैं 17 की भी बात नहीं कर रहा, 1900 समथिंग अराउंड। He was the first depressed class student, and when he passed out, when he graduated, he was the first graduate of his community, Mahar. अंबेडकर महार कम्युनिटी के थे। जो अंबेडकर है ना, तो अंबेडकर उनकी कास्ट नहीं थी, उनका असल नाम था, उन्होंने अपना विलेज का नाम लिया था, विलेज का नाम लिखवाया था भीमराव अंबा वाडेकर, जो हाई स्कूल रिकॉर्ड में अंबा वाडेकर अंबेडकर हो गया। और हाई स्कूल रिकॉर्ड में एक बार आपका नाम जो चढ़ जाता है वो वही चढ़ा जाता है। उन्होंने अपना रियल नाम था भीमराव अंबा वाडेकर। अंबा वाडेकर उनका गांव था, उन्होंने अपना गांव का नाम टाइटल लिया था अंबा वाडेकर।
बट हाई स्कूल रिकॉर्ड में उनका नाम अंबा वाडेकर से अंबेडकर हो गया, वो फिर हम सब भीमराव अंबेडकर कहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब बी आर अंबेडकर ग्रेजुएट कर रहे थे, ही वाज द फर्स्ट डिप्रेस्ड क्लास स्टूडेंट इन द एंटायर कॉलेज। तो इंडियन सोसाइटी उस समय लिटरली मानने पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, दे वर नॉट प्रोग्रेसिव, ओनली लिटिल सेक्शन वाज प्रोग्रेसिव। और वही सेक्शन चाह रहा था 1857 के रिवोल्ट में कि ब्रिटिश यहां पे रहें, कि तभी प्रोग्रेस हो सकती है। मैंने कहा था ना कि कलकत्ता के जो इंटेलिजेंसिया था वो तो ब्रिटिश के रिवोल्ट में सपोर्ट कर रहा था 1857 में। ओके, तो अब रिएक्शन दो तरह के होता है। अब देखो क्लास, रिएक्शन दो तरह का होता है। अगर आप टेस्ट में फेल हो जाओ तो या तो आप करोगे इंट्रोस्पेक्ट कि कहां गलती हो गई यार, मैं फेल कैसे हो गया, कहां गलती हो गई, और या आप कहोगे कि मैं अगला टेस्ट दूंगा ही नहीं। दो तरीके से इसका रिएक्शन यही हुआ। एक हुआ इंट्रोस्पेक्शन इन द पॉजिटिव सेंस। देखो क्लास, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, आप लोगों से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई फर्स्ट हो क्लास में, कोई डिबेट हो और इस तरह के मतलब निगेटिव डिबेट हो। मैं यहाँ यूपीएससी पढ़ा रहा हूं तो कई बार मैं क्रिटिकल हो जाऊंगा कास्ट के लिए भी, कास्ट में क्लास, क्योंकि अपर कास्ट में सबसे सर्वोपरि ब्राह्मण्स आते हैं, तो प्लीज डोंट पर्सनली माइंड द थिंग्स, ओके। यूपीएससी के लिए आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। और कई बार मैं क्रिटिकल हो जाऊंगा कम्युनिटी बेस्ड भी। अभी आपका कम्युनलिज्म नहीं आया है, अभी कम्युनलिज्म आएगा, क्योंकि क्लास में हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं तो इन सब चीजों को अलग एस्पेक्ट से पढ़ा है, तो इसमें मत ले लेना, इसमें मेरा पर्सनल मत ले लेना। आपको आईएएस अधिकारी बनना है, आईपीएस अधिकारी बनना है, पीसीएस अधिकारी बनना है। पीसीएस, आईपीएस और आईएएस के लिए आपको प्रियम्बल ध्यान रखना चाहिए, ओके, कि हमारे लिए सारे धर्म बराबर है। हम जितनी रिस्पेक्ट अपने धर्म की करते हैं, हम उतनी रिस्पेक्ट दूसरे धर्म की करते हैं। पर यहां हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जहां गलतियां हुई हैं हमें माननी चाहिए, गलतियां हुई हैं। हमारे धर्म से, हम तो अपने हिंदू धर्म को पढ़ा ही रखा है। अभी आपने रियल पिक्चर नहीं देखी। सर्च द फ्लाइट ऑफ नायर वुमेन इन केरला, यू वोंट बिलीव कि वी इंडियंस, वी हिंदूज वर सच, मतलब व्हाट टू से। आप गूगल में सर्च कर लेना। इट वाज सो मतलब पैथेटिक कि मैं यहां बोल नहीं सकता। इट वाज सो पैथेटिक, द प्लाइट ऑफ नायर वुमेन्स इन केरला। गूगल में सर्च करना, यू विल कम टू नो। जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो वहां के राजा ने उन सबके ब्रेस्ट काट दिए। मतलब अगर आप कहो हिंदू तो इस हिंदू पे हम प्राइड करें जहां पे इस तरीके की चीजें होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैं यहां पे हिंदू रिलीजन के लिए भी क्रिटिकल हूंगा और मैं यहां मुस्लिम रिलीजन के लिए भी क्रिटिकल हूंगा। तो डोंट टेक इट पर्सनल, यहां पर्सनल इशू नहीं लाना चाहिए। जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां हुई हैं, वो मानना पड़ेगा। तभी तो गाइस साउथ में आपके केरल साइड में कम्युनिस्ट मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने फिर अपने आप को एक रिलीजन से अलग करने लग गए कि हम रिलीजन मानेंगे ही नहीं, वी विल गो। अब आप देखना कर यहां से हिस्ट्री किस तरीके से चेंज होती है और किस तरीके से चीजें। आज आप, इफ यू हैव द टाइम, सर्च ऑन द नेट द प्लाइट ऑफ नायर वुमेन इन केरला ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, तो आपको पूरी हिस्ट्री गूगल बता देगा, सारा एक एक चीज। क्या वहां त्रावणकोर के ब्राह्मण्स, नंबूदरी ब्राह्मण्स, टॉप क्लास ब्राह्मण्स कितना अत्याचार करते थे, एंड द पुअर वुमेन बिकेम द टारगेट, एक्सप्लॉइटेड। तो यहां पे मैं मतलब, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि जब सैयद अहमद खान आएंगे तो मैं मुस्लिम के और पे भी टारगेट करूंगा। जब नदवा मूवमेंट आएगी तो मुस्लिम रिलीजन पे भी टारगेट करूंगा। तो मैं आपको बता रहा हूं हिंदू रिलीजन को भी बराबर ही टारगेट होगा, क्योंकि यहां हम यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं गाइस। यहां हम कोई क्योंकि क्लास एक्चुअली वी ऑल नो, आजकल के सोशल मीडिया ने ना पूरी सोसाइटी को बिल्कुल डाइसेक्ट कर दिया है, डिवाइड कर दिया सोशल मीडिया ने। हम इसे अपने मतलब हम ये नहीं देखते हैं कि ये बंदा सही बोल रहा है, हम सीधे उसमें हिंदू, मुस्लिम, अपर कास्ट, लोअर कास्ट और दलित ढूंढने लग जाते हैं। ये मत जो ढूंढना प्लीज, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं अभी। और उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर आ रहा है कास्ट एंड पीजेंट मूवमेंट, तो पीजेंट मूवमेंट में किसी को दिक्कत नहीं होगी, पर जहां मैं कास्ट मूवमेंट आ जाऊंगा तो अगेन ब्राह्मण्स को दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्लास, मैं ये चीज फेस कर चुका हूं क्लास में।
एक दो ब्राह्मण स्टूडेंट थे जिन्होंने क्लास में काफी मतलब हल्ला मतलब नहीं किया था, बट उन्होंने काफी आर्गुमेंट किए थे। और आखिरी में जब मैं आर्गुमेंट कर रहा था तो दे सेड सर आप हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई मैं क्या पेश कर रहा हूँ, तुम किताब मेरे से क्या लड़ रहे हो, ऑथर से लड़ो जिन्होंने किताब लिखी, प्रूव कर दो कि ये किताबें गलत रहे। तो गलतियां हुई हैं, मानना पड़ेगा। बेवकूफ इंसान वो होता जो अपनी गलती ना माने। ओके, तो एक हुआ इंट्रोस्पेक्शन इन द पॉजिटिव सेंस और दूसरा हुआ इंट्रोस्पेक्शन इन द नेगेटिव सेंस। दोनों का रिजल्ट यही हुआ। अब इंट्रोस्पेक्शन इन द पॉजिटिव सेंस में क्या हुआ? यस, we were wrong and we will amend or reform. हम गलत थे, हम उस गलती को सुधारेंगे और हम एक नई शुरुआत करेंगे। अब इसके अंदर क्या आएगा? राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती कास्ट नहीं मानते थे। आर्य समाज मैरिज, और आज भी आर्य समाज की मैरिज एंड आर्य समाज के सारे संस्कार होते, ओके, वो कास्ट नहीं मानते। तो उन्होंने कहा कि हमारे क्या हम गलत थे, तो हम ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विडोरे मैरिज, विवेकानंद, जिन्होंने गलतियां मानी कि हाँ हमारी सोसाइटी डिपेंडेंट रही है, हम इसको मान रहे हैं। अब कंपैरिजन क्यों शुरू हुआ? कंपैरिजन ब्रिटिश के आने से शुरू हुआ। मैंने कहा ना, मुगल्स भी आए थे, कंपैरिजन नहीं शुरू हुआ। टर्क्स भी आए थे, कंपैरिजन नहीं शुरू हुआ, क्योंकि उस समय इंडियन सोशल जो सोसाइटी थी, इंडियन कल्चर था, दैट हैज एन अपर हैंड ओवर देयर कल्चर। हम पहली बार एक मॉडर्न कल्चर के द्वारा कॉन्कर्ड हुए थे। मॉडर्न कल्चर का मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा कल्चर एंशिएंट है और बहुत ही बड़ा कल्चर है, पर पहली बार हम मॉडर्न कल्चर जो डेमोक्रेटिक उस आइडियाज पे बेस्ड है, इक्वालिटी के आइडियाज पे बेस्ड है, पहली बार हम उस कल्चर के द्वारा कॉन्कर्ड हुए थे। तो सेल्फ क्रिटिक तो बनता ही था। समझ में आ गया क्लास? ओके। अब दूसरा निगेटिव सेंस का था, इसमें कहा इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। इन्होंने कहा कि हम क्यों पीछे हुए, कि दैट आवर रिलीजन वॉज करप्टेड। हमारा रिलीजन करप्ट हो गया था। ओके, तो वी विल प्योरीफाई आवर रिलीजन। हम अपने रिलीजन को शुद्ध करेंगे। ओके, तो जैसे मैंने आपको, अब इसमें जैसे आपके बरेलवी मूवमेंट, बरेलवी मूवमेंट ये मुस्लिम की मूवमेंट थी। ओके, देन आपके दिस वन हिंदू में धर्मसभा। धर्मसभा क्यों बनी थी? जब राजा राम मोहन रॉय ने आपके अपना एक तरीके से पहले आत्मीय सभा बनाई थी, ओके, फिर उसके रिफॉर्म, उसके अगेंस्ट धर्मसभा। राजा राम मोहन रॉय ने जो एक तरीके से जो अपने आइडियाज दिए थे उसके अगेंस्ट, कि हु आर यू टू एडवोकेट द रिफॉर्म्स इन हिंदू रिलीजन। तो उन्होंने बनाई धर्मसभा, सॉरी धर्मसभा बनाई। ओके, अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जिन्होंने लिटरली एडमिट किया कि वी वर रॉन्ग। और मुस्लिम्स में अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट वाज पॉजिटिव सेंस। अब वो बात अलग है कि अलीगढ़ मूवमेंट वाज मोर लॉयल टू ब्रिटिश, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, कि अलीगढ़ मूवमेंट वाज मोर लॉयल टू ब्रिटिश, बट इट वाज अ पॉजिटिव मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट वाज पॉजिटिव मूवमेंट, जिन्होंने सैयद अहमद खान ने एडमिट किया कि मुस्लिम्स अगर पीछे हैं तो उन्हें मॉडर्न एजुकेशन लेनी पड़ेगी, मुस्लिम्स को कुरान को साइंटिफिकली पढ़ना पड़ेगा। सैयद अहमद खान ने साफ कहा मुस्लिम्स को कुरान को साइंटिफिकली पढ़ना पड़ेगा। तो पॉजिटिव साइड थी।
बट उसके अगेंस्ट में जैसे बरेलवी मूवमेंट थी, या जैसे कल हमने वहाबी मूवमेंट पढ़ा, उसमें क्या लिखा था कि कि जो इस्लाम में जो करप्ट हो गया था उस चीज को पुराना, हम क्यों गिर गए, उनका ये मानना था हम क्यों गिर गए, क्योंकि हम प्योर इस्लाम पे नहीं चल पाए। तो इनका था जो पॉजिटिव साइड के थे, दे वर लुकिंग फॉरवर्ड, और जो नेगेटिव साइड के थे दे वर लुकिंग बैकवर्ड। पुराने धर्म पे चलो, पुराने धर्म पे चलो। तो गाइस कोई चीज पुराना, सपोज आपका बचपन अगर बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब फुल ऑफ प्लेजर और खूब अच्छा बीता है, अब आप सोचो कि आप फिर से बच्चे बन जाओ, यू कैन नॉट। बायगॉन्स और बायगॉन्स, जो बीत गया वो बीत गया। इंसान वही आगे बढ़ता है जो आगे देखता है। तो हम रिफॉर्म मूवमेंट को दो में देखेंगे, इन द पॉजिटिव सेंस, इन द नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस वालों ने अपना गलती नहीं मांगी, उन्हें कहा कि हम हमारी सोसाइटी क्यों डिबेकल हुई, क्योंकि करप्शन आ गया था। करप्शन मतलब जैसे शराब पीने लग गए, ओके, हम इस्लाम या हिंदू धर्म को नहीं मानने लग गए, ओके, इस कारण हो गया, तो हम प्योर में चलेंगे। तो मिडिल क्लास आप बैकवर्ड नहीं जा सकते, आप फॉरवर्ड ही जा सकते हैं। समझ में आया क्लास? तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इस एंगल से है, जो आज और कल का डिक्टेशन होगा वो क्लास अभी मेंस का होगा, क्योंकि इसमें क्या है, कॉजेस और प्रीलिम्स भी आएगा, मतलब उसमें यूपीएससी प्रीलिम्स पूछ लेगा, आईपीसीएस के थोड़े कम, यूपी पीसीएस तो पूछेगा, उत्तराखंड पीसीएस के थोड़े कम चांसेस हैं। बट जैसे ही हम ये कॉजेस खत्म कर लेंगे और फिर हम जब लीड उनके पे आ जाएंगे, मतलब राम मोहन रॉय एंड विवेकानंद एंड ऑल दोस्त, वो गाइस प्रीलिम्स के लिए डैम इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी, उत्तराखंड मेंस में भी आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन राम मोहन रॉय, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन विवेकानंद, वो मेंस के लिए भी है। क्लियर है गाइस? ऑनलाइन ऑफलाइन कोई क्वेश्चन तो नहीं है मेरे से? हाँ भाई, क्लियर है? बोर्ड में जो लिखवाया है वो क्लियर है? अरे भाई हाँ या ना? Yes, sir. ओके ठीक है, थैंक यू। ओके चलिए क्लास हेडिंग डालिए, द सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है मेरे से, ओके? लिखिए, हेडिंग डालिए, इमर्जेंस ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट, इमर्जेंस ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। रिफॉर्म मूवमेंट क्यों इमर्ज हुई? The reform movement should be conceived as a response to the challenges. The reform movement should be conceived as a response to the challenges, posed by colonial rule, This emerged as an expression of urge of people. This emerged as an expression of urge, URGE, urge of people to cope up with the new situation. To cope up with the new situation. To cope up with the new situation. Full stop. देखिए नेक्स्ट लाइन, British rule exposed the Indian masses to Western culture and ideology. British rule exposed the Indian masses to the Western culture and ideology. Western culture and ideology. तो गाइस वही आ जाता, सुपीरियर और इंफीरियर। जैसे मैं कई बार कहता हूं ना, मतलब इन जनरल जो मैं अपनी क्लास का कोई बोस्ट नहीं कर रहा, बट अपनी क्लास का एक फीचर मैंने देखा है
नॉन सीरियस स्टूडेंट मेरी क्लासेस में नहीं टिक सकता, सीरियस स्टूडेंट ही मेरी क्लास में टिक सकता है। वो कहाँ इतना ज्यादा लिखेगा? मेरे को फीडबैक जो सुनता हूं, और जैसे आईसी में बहुत लिखाया जाता है, तो गाइस हमारे यहाँ मेरे की जो टीचर्स थे जो दिल्ली में थे, वो कहते थे जब 800 वर्ड डिक्टेट करता हूं ना, तो एग्जाम में तुम्हें 300 वर्ड याद रहता है। तो सचो सपोज अगर मैं 300 वर्ड डिक्टेट करूं तो तुम्हें एग्जाम में से 100 वर्ड याद रहेगा, और सपोज मैं अगर आपको 100 वर्ड डिक्टेट करूं तो एग्जाम में तुम्हें कुछ भी नहीं याद रहेगा। ओके, इसलिए लिखाया जाता है। दिल्ली में भी आप जितने भी टॉप क्लास की कोचिंग्स हैं, वहां क्लास डिक्टेशन ऐसा ही होता है। ओके, तो जब आप, तो वही मैंने जो बोला कि जब आपका सामना आपसे सुपीरियर, अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडियंस को यूरोप और अमेरिका जाने में कितनी खुशी होती है, एवरीबडी हर के, देखो वो बात अलग है कि आप जाना चाहे तो नहीं जाना चाहे तो, पर मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस, अगर आपको ग्रीन कार्ड दे दिया जाए तो आप सबसे पहले दौड़ के लपकोगे ग्रीन कार्ड के। बट वही बांग्लादेश आपसे कहे कि आइए सर, आइए हम आपको अपने यहां दे रहे हैं, ओके, आप नहीं जाओगे। समझ में आया क्लास? तो अंतर कर पा रहे हो ना, सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो जब आपका सामना आपके सुपीरियर से होता है ना, वहां कंपैरिजन शुरू हो जाता है, और जब आपका सामना आपसे इंफीरियर से होता है ना, तो आप उतना ध्यान नहीं देते। तो अंग्रेजों के आने से पहले भारत में जितने आक्रमणकारी रहे, चाहे वो कुषाण रहे, मैं अकेले टर्क्स और मुगल्स की नहीं कह रहा, चाहे वो कुषाण रहे, चाहे वो शख्स रहे, चाहे वो पहलव रहे, चाहे वो हूण रहे, उनका कल्चर एस्पेक्ट इंडिया के कल्चर एस्पेक्ट से नीचे था। ठीक है, वो कॉन्करर थे, उन्होंने हमारे एरिया को जीता, हम हारे, हमारे हार के अलग अलग कारण थे, पर उनका कल्चरल एस्पेक्ट हमसे नीचे था। अंग्रेज एक पहले आक्रमणकारी थे जिनका ओवरऑल सोसाइटी का आउटलुक मॉडर्न बेस्ड था। ना उनके यहां कास्टिज्म था, ना उनके यहां सेक्टिज्म था, ना लैंग्वेज की दीवार थी, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट था जो भारत में मौजूद नहीं था। तो सुपीरियर एंड इंफीरियर, उससे क्या हुआ? क्रिटिकल अप्रोच हुआ, क्रिटिकल अप्रोच हुआ। समझ में आया क्लास? और क्रिटिकल अप्रोच होना क्लास बहुत जरूरी है। अगर आप में अपने लिए क्रिटिकल अप्रोच है तो आप प्रोग्रेसिव हो और आप आगे बढ़ रहे हो, और आगे बढ़ोगे बढ़ोगे। वो इंसान कभी नहीं, वो हाँ, रहीम जी के एक दोहा है ना, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, बिर साबुन पानी निर्मल करे सभाए। हमेशा अपने क्रिटिक्स को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि क्रिटिक्स आपको क्रिटिसाइज करता रहेगा, और अगर समझदार व्यक्ति वो है जो आपकी अपने क्रिटिसिज्म पे सुधारे और अपने आप को आगे बढ़ाए। जो फ्लैटरर्स है ना, जो आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है आपका, ध्यान रखना। जो फ्लैटरर्स हैं उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। आप देखो क्लास में इन जनरल शायद ही किसी के स्टूडेंट की तारीफ करता हूं क्लास में, मैं मोस्टली या तो कहता था कि हाँ भाई ठीक है इस बार ठीक किया, बट आगे और बेटर करो, क्योंकि क्लास मैं यहाँ आपकी तारीफ करने नहीं आया हूं, मैं आपकी तारीफ भरपूर करूंगा जब आप मेरे को ये खबर दोगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, तब मैं देखूंगा कि आपके जितने एफर्ट्स हैं पॉजिटिव क्या रहा। जब तक आप एज अ स्टूडेंट रहोगे, मैं आपका कभी भी इन जनरल तारीफ नहीं करूंगा। ये मैं सोचना कि क्लास सर तारीफ करूंगा, मेंस क्वालिफाई कर लो यूपीएस, आप तारीफ के काबिल हो, आप तारीफ के काबिल हो, मेंस क्वालिफाई कर, इंटरव्यू फेस करोगे आप तारीफ के काबिल हो। जैसे हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जो 2-2 बार आईएएस के इंटरव्यू तक पहुंचे, तारीफ के काबिल है। तो क्या हुआ? वो फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाए, वो तारीफ के काबिल है। तो क्रिटिकल अप्रोच कब लागू होता है? जब आपका सामना आपके सुपीरियर से होता है, जो आपसे हर मामले में बेस्ट है, वहीं पर। तभी मैंने आपसे कहा ना, ये सोसाइटी है, आप तब तक खुश हैं जब तक अभी आप आईएएस बन जाओ, अभी आप मतलब यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, अभी यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया ना, पूरे कैनाल रोड में हंगामा हो जाएगा, कुछ कहने को नहीं। हर कोई बंदा ये कहेगा देखो उसने यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। When Mangesh qualified the UPSC, when he became the IAS officer in 2012, 4th rank, 3 साल तक मेरे पास डीआरडीओ, क्योंकि he was working in DRDO, हर कोई डीआरडीओ के साइंटिस्ट
ISC में आ रहा था यूपी। पर गाइस ठीक है, आप मैंने पढ़ाया भी वैसे ही, पर हर कोई वैसे मेहनत नहीं कर सकता। यूपीएससी क्लास मेहनत जानता है। तो वही है ना कि व्हेन यू फेस विद योर अ पर्सन हु इज सुपीरियर इन यू, वहीं से क्रिटिकल अप्रोच शुरू हो जाता है। और मानिए क्लास, ये क्रिटिकल अप्रोच आपके बेटर के लिए होता है। तभी तो मेरे से कुछ स्टूडेंट्स अगर कहते हैं सर मेरा रिजल्ट मत पब्लिश करना, मैं उनकी बात सुनता भी नहीं। चोट लगेगी तो वर्क करोगे। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में सुन रखा होगा ना, कि उसके जो ये थे, मुझे मैं क्लास ज्यादा जिम तो मैं नहीं जाता, वो खासतौर से मैं एक्सरसाइज, उसके कुछ काव्स थे वो सही से नहीं थे, तो उसने अपनी जीन्स वहां से फाड़ दी थी ताकि लोग देखें और उसके ऊपर हंसें। जब लोग हंसेंगे तो उसको उसे सुधारने का मौका मिलेगा। तो ये चीज है। इसलिए कभी ये मत सोच कहना कि सर मेरा रिजल्ट मत पब्लिश करना। अगर आप रिजल्ट पब्लिश करने से डरते हो, फेल होने से इतना डरते हो, तो गाइस आप शुतुरमुर्ग हो। ऑस्ट्रिच सिंड्रोम समझते होगे ना। और जब शुतुरमुर्ग पे हमला होता है तो वो अपना सर सैंड में गड़ा लेता है, वो सोचता कि मैंने आंखें बंद कर ली, दुश्मन चला गया। ओके, तो ऑस्ट्रिच सिंड्रोम खतरनाक है। गलतियां हुई हैं, ओके, उसको ब्रेव की तरह सामना करो। ठीक है, फेल है, आज आप फेल पे आओगे। कभी आपको मैं यूट्यूब में वो सुना दूंगा जो हमारे के लेफ्टिनेंट शोभन बिष्ट ने किया था, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, आर्मी ऑफिसर है, लेफ्टिनेंट। उसने यहाँ पे कहा था कि जब मैंने पहला टेस्ट दिया था तो आई गॉट द लीस्ट मार्क्स इन द होल क्लास। 1.5 साल के अंदर एक कोई टेस्ट था जिसमें ही टॉप्ड इन द क्लास। तो गाइस स्टूडेंट्स फिर ऐसे होते हैं, ठान लो, समय लगेगा, आप एकदम से नहीं कर सकते। तो क्लास मुझे मालूम है, मेरे को स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मिले, बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट्स मिले। रिजल्ट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरे को स्टूडेंट्स स्टूडियस मिले। स्टूडेंट्स मेरे अच्छा पढ़ाने से नहीं आ रहे हैं, स्टूडेंट्स स्टूडियस है, सीरियस है, तो इसलिए रिजल्ट आ रहा। तो गाइस, तो वही मैंने कहा क्लास, क्रिटिकल अप्रोच। ओके, लिखिए क्लास, ब्रिटिश रूल एक्सपोज द इंडियन मासेस टू वेस्टर्न कल्चर एंड आइडियोलॉजी. It became instrumental in developing the critical approach towards existing indigenous culture and institution and the result was introspection about their strength and weakness. Introspection about their strength and weakness. Full stop. The reformers need to reevaluate. The society which was felt under colonial rule. The reformers need to reevaluate the Indian society which was felt under colonial rule as it brought forward the inherent weakness and drawback of Indian social institution. Inherent weakness and drawback of Indian social institution. Full stop. Next paragraph. The reform movements, ध्यान रखना ये इंट्रोडक्शन है. The reform movements
were the product of Indian reaction and response. The reform movements were the product of Indian reaction and response to the colonial hegemony. Colonial hegemony, H-E-G-E-M-O-N-Y, colonial hegemony. The social aspiration of the newly emerging middle class, the social aspiration of the newly emerging middle class gave them expressions. Newly emerging middle class gave them expressions full stop. Revivalism, R-E-V-I-V-A-L-I-S-M, revivalism became a conspicuous element of it, C-O-N-S-P-I-C-U-O-U-S, conspicuous element of it, and it played a significant role, in creating a cultural consciousness, among the people, अब जैसे हमारे विवेकानंद जी थे, उन्होंने इंडियंस को ये रियलाइज कराया कि हमारा कल्चर इंफीरियर नहीं है, हमारा कल्चर सुपीरियर है। हम जो पीछे रह गए क्योंकि हमने मॉडर्न आउटलुक छोड़ दिया। दैट्स व्हाई उन्होंने, विवेकानंद ने इंडियंस के लिए कहा था कि वी वर नथिंग बट टच मी नॉट, कि हमें छुओ मत, हम अपवित्र हो जाएंगे, हम इसके आगे सोचते ही नहीं। तो पहले तो हमें ये रियलाइज करवाएगा, चाहे वो आर्य समाज था, चाहे वो ब्रह्मो समाज था, चाहे वो विवेकानंद के वेदांत था, उन्होंने सबसे पहले ये रियलाइज करवाया कि इंडियन का जो कल्चर है वो बहुत फार सुपीरियर है। उससे क्या हुआ कि हमें लगा कि हाँ, हम पहले सुपीरियर थे, बीच में बिकॉज ऑफ दिस कास्टिज्म एंड ऑल दोज ड्रॉबैक्स हमारी सोसाइटी धीरे धीरे डिपेंडेंट हो गई। अगर हम इस चीज को हटा देंगे तो हम एक फिर से प्रोग्रेसिव सोसाइटी बना लेंगे। समझ में आया क्लास? ओके, लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग दोज डेज was characterized by social obscurantism, ऑब्सक्यूरेंटिज्म का होता है रूढ़िवादिता, ऑब्सक्यूरेंटिज्म एंड रिलीजियस सुपरस्टिशन। It gave the impression one of decadent society. It gave the impression one of decadent society. Of decadent society, decadent, जो नीचे गिर रहा हो, decadent society। बीच में, बिकॉज हमने मतलब अपने आप को बेस्ट मानना है, सुपरस्टिशियस मान होगा, नहीं प्योरीफाई की नहीं। तो उन्होंने कहा अगर इस चीज को हटा करके मॉडर्न आउटलुक को हम इंटीग्रेट करेंगे। प्योरीफाई कह रहा था गो बैक टू द ओरिजिनल। हम आर्य समाज में गो बैक टू वेदास को हम क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं, पर विवेकानंद तो कह रहे थे कि
आप कल्चर की जड़ें पकड़े रहो ना, सोसाइटी थिंकिंग मॉडर्न रखो ना, वुमेन्स को काम करने दो, कास्टिज्म को मत मानो। एक बार बताऊं क्लास, आपको बता दूं क्लास, जैसे आप इन जनरल कहा ही जाता, आपने सुन भी रखा होगा, कभी कपड़े से मॉडर्निटी नहीं होती, मॉडर्निटी यहां से होती है। आपका दिमाग मॉडर्न है तो आप भले ही आप धोती कुर्ता पहन के आप रह रहे हो तो यू विल कॉल्ड अ मॉडर्न पर्सन। बट अगर आप बिल्कुल यो कल्चर में रह रहे हो, ओके, और हैप कल्चर में रह रहे हो, बट दिमाग वही पुरातन पंथी का है, तो आप किस तरीके से मॉडर्न हो गए। विवेकानंद ने कभी ये नहीं कहा कि आप अपना कल्चर चेंज करो, ना कल्चर आप इंटैक्ट रखो। भाई सिंपल बात है, अगर किसी को डीमोरलाइज करना है तो सबसे पहले उसके कल्चर के आस पे हमला करो। जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे वो सबसे पहले हमारे कल्चर पे हमला करते थे, बहुत हिंदू और मुस्लिम दोनों कल्चर पे हमला करते थे कि ये कौन से भगवान है जिनके इतने हाथ हैं, ऐसा कहीं होता है? तुम लोग तो मंकी गॉड को पूजा करते हो, ओके, और ये सारा चीज वो हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन का मजाक बनाते थे, ओके। बट विवेकानंद ने कहा कि मतलब इसको आप ये मानो कि जो ड्रॉबैक्स है उस चीज को हटा दो, थिंकिंग मॉडर्न रखो। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विडो रीमैरिज, ओके। सिमिलरली आगे चल के जैसे एमजी रानाडे, उन्होंने आपके जो वुमेन्स का है उन्हें पढ़ाने का एक मूवमेंट शुरू की, ओके। तो मतलब ये चीज ये जो जैसे आज हम लोग ऐसे में एक बहुत लाइन बड़े लिखते हैं, बट वो लाइन कितनी कितनी डीप है। इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ पर्सन, बट इफ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ फैमिली। तो कहने का मतलब ये है, पहले हमारे क्या वुमेन एजुकेशन पे ध्यान दिया ही नहीं जाता, कराया नहीं जाता था, वुमेन गर्ल्स को लाइबिलिटी समझा जाता था। आज देख लो, टॉप 50 में 25 आईएएस, टॉप 10 में 5 आईएएस, टॉप 25 में 13 या 14 आईएएस। कहां बराबर इक्वलिटी तो हो रही है। पहले कहा जाता था कि लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका संभालती हैं, आज लड़कियां कलेक्टर बनती हैं, आईपीएस ऑफिसर बनती हैं। तो मतलब वो थिंकिंग चेंज है। टीना डाबी का परिवार देख लीजिए, दोनों बहनें आईएएस ऑफिसर, दोनों बहनें आईएएस ऑफिसर। तो मतलब थिंकिंग, तो कल्चर आप मत छोड़ो। विवेकानंद ने कहा कल्चर, हमारा कल्चर महान था, पर बीच में हम करप्ट हो गए थे। तो मैंने कहा ना पॉजिटिव रिफॉर्म में मैंने क्या बोला था कि पॉजिटिव रिफॉर्म में दे एडमिटेड दैट हमारे क्या हम गलत हो गए, हम रिफॉर्म करेंगे। दैट्स व्हाई आर्य समाज कहता है हम कास्ट नहीं मानते, आर्य समाज कहता है हम इतने भगवान को भी नहीं मानते। आर्य समाज में मूर्ति पूजा कहां होती है? आर्य समाज में, आर्य समाज हवन को करता है ना, हवन ही तो होता है हर चीज में, ओके। तो मूर्ति पूजा को भी नहीं मानते, वो कास्ट को भी नहीं मानते आर्य समाज। वो कह रहे हैं कि ये सब चीजें ना डिवाइड पैदा करती है, हायरकी पैदा करती है, तुम अपर कास्ट के हो। दैट्स व्हाई मैं कहता हूं ना क्लास, आप लोगों से वैसे भी क्लास में कर रहा हूं, रिजर्वेशन के अगेंस्ट वो बोले जो कहे कि मैं कास्ट छोड़ दूंगा अपने। आप कास्ट भी रखोगे, अपने आप को हायरकी भी रखोगे, और फिर रिजर्वेशन के अगेंस्ट बोलोगे, बोलने का कोई हक ही नहीं है। मैं अगर रिजर्वेशन के अगेंस्ट बोलता हूं तो मैं कह दूंगा मैं अपनी कास्ट छोड़ रहा हूं। आई विल बी कॉल्ड ओनली एज निशीथ, नॉट टू बी रिफर्ड एज माई कास्ट, और ना मैं अपने बच्चों की कास्ट रखूंगा। देखो इस चीज में हाँ, इस चीज में डेफिनेटली दैट विल बी द मेन इशू, कैसे रखा जाएगा और कौन रखा जाएगा, कौन मान्यता देगा। इट इज अ कंट्रोवर्शियल इशू, इट इज अ कंट्रोवर्शियल इशू। इतना आसान नहीं है, इसको जितने आप न्यूज में हाईलाइट मिल रही है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप हिंदू कन्वर्ट नहीं हो सकता गाइस, ये फैक्ट है।
तो दैट इज द मेन थिंग। तो ये सारी चीजें मतलब आप देखोगे जो आपको मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो बहुत प्रैक्टिकल रूप में चीज बोल रहा हूँ कि इसलिए हिंदू में कन्वर्जन नहीं होता। आप कर लो वो बात अलग है, मीडिया लाइमलाइट सब कुछ मिल जाएगा आपको, फेसबुक में लाइक डिसलाइक कमेंट्स पॉजिटिव कमेंट्स वेलकम सब कुछ मिल जाएगा, मैं भी देख रहा था इन दोनों। ओके, बट मेन चीज है कौन सी कास्ट कौन सा गोत्र दोगे। सपोज मैंने करवाया कन्वर्जन, मैं कहूं ब्राह्मण और दूसरा ब्राह्मण आ जाके ये ब्राह्मण कैसे बन सकता है। अब कोई देने वाला सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना कि हाँ भाई ये ब्राह्मण होगा, वो सबने पूरे देश ने मान लिया कि ये ब्राह्मण होगा। तो दैट इज अ थिंग, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट ये चीज, यही चीज तो मैं आपको उस दिन समझा रहा था कि हिंदू कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है, हिंदू सिर्फ बॉर्न हो सकता है। बिकॉज हमारे के यहाँ धर्म में दो चीजें हैं। अब इफ यू आर ए हिंदू तो आप कई संस्कार के थ्रू जाओगे, मतलब आपके मुंडन संस्कार से लेके विवाह संस्कार, ये सारे 16 संस्कार है ना हिंदू में। तो हर जगह दो चीज पूछी जाती है, जाति और गोत्र, कास्ट और गोत्र पूछी जाती है। आपका गोत्र क्या, ब्राह्मण यही पूछता है ना, जजमान जजमान जी आपका गोत्र क्या, तो आप बोलोगे भरद्वाज है, कश्यप है, बहुत सारे गोत्र हैं हिंदू धर्म में। ओके, गौतम है, तो आप उस हिसाब से बताते हो। तो जो कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, सपोज बराक ओबामा हिंदू बन जाते हैं तो हम उन्हें गोत्र कौन सा देंगे। तो दैट इज द मेन, यही एक चीज रही है। आप इसके लिए आपको सोसाइटी को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब आप समझोगे ना तब आप देखोगे कि ये जो चीजें चलती हैं ना मीडिया में ना, ये सिर्फ एक दिखावटी चीज है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। बाकी चाहे धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे इस्लाम हो, क्योंकि उसमें एक गोत्र और कास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए वहां कन्वर्जन आसान है। ओके, हमारे में कास्ट और गोत्र का कॉन्सेप्ट है और इसको कोई नकार सकता नहीं है। ओके, लिखे क्लास। द प्रीकंडीशंस during the emergence of reform movement in the country were number one, the caste was a dominant feature in the Indian society. The caste was the dominant feature of Indian society. Next chapter caste movement पे ही आ रहा है, was dominant feature of Indian society. Plight of women was horrible. Plight of women was horrible. Number third, Indian society was full of superstition. Indian society was full of superstition. Superstition. Obscurantism. Obscurantism लिखा हुआ है। Next point. A warrant of fresh ideology and thought. A warrant of fresh ideology and thought entered in India. Entered in India in the wake of colonial conquest. Entered in India in the wake of colonial conquest. colonial conquest, जब ब्रिटिश ने इसी सिचुएशन पे अपने इंडिया को कॉन्कर किया, देखिए दिस सिचुएशन क्रिएटेड अ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट. This situation created the ideological conflict. Ideological conflict
conflict, and the reform movement emerged as a response to this new cultural situation posed by colonial rule, full stop. The chief characteristic of the reform movement were, next line, the chief characteristics of reform movement were most of the reform movement were rational in character. Most of the reform movement were rational in character. Number two, no structural change were suggested, but reforms introduced. No structural change were suggested. Instead, reforms were introduced. Next, movements were progressive in character. ये मूवमेंट थी वो प्रोग्रेसिव कैरेक्टर की थी. Some of the movements, next point, some of the movements was wedded, W-E-D-D-E-D, wedded with the political movement as well. Some of the movement were wedded, W-E-D-D-E-D, wedded with the political movement as well. Next point, principle of individualism, equality and liberty was another feature of the movement. Next point, education was emphasized almost by all movement. Education was emphasized. सभी मूवमेंट ने कहा कि शिक्षा से ही प्रगति होगी. Education was emphasized almost by all movement for enlightenment and for social well-being. Full stop. क्लियर है गाइस? ओके, तो ये एक तरीके से आपके इमर्जेंस था मूवमेंट का. क्या चीज थी? हेडिंग डालिए क्लास, नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द मूवमेंट. नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द मूवमेंट. नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द मूवमेंट. अब तक के लेक्चर से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? सारी चीज क्लियर है? देखिए, द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इमर्ज्ड एज response to the new cultural situation
cultural situation posed by British rule. And what is more remarkable, was that it became the first expression of reaction. It became the first expression of reaction on the part of Indian people. First expression of reaction on the part of Indian people, and that too in the cultural realm, and that too in the of Indian people, that too in the cultural realm. तो स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट, ये भी एक कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है. The reform movement rose an expression of cultural defense. The reform movement rose as an expression of cultural defense. Rose as an expression of cultural defense. जब ब्रिटिश ने हमारे कल्चर पे हमला किया तो हम अपने कल्चर को बचाने के लिए जो मूवमेंट उठी वही रिफॉर्म मूवमेंट थी. कल्चरल डिफेंस. Thus they were the manifestation of defense mechanism. Thus they were the manifestation of defense mechanism. And guys, I am pretty much sure कि आप लोग ने इस तरीके से ये चैप्टर को देखा ही नहीं होगा. इन जनरल सब सीधे सीधे क्या पढ़ने लगे थे, राजा मोहन, राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद. पहले आपको इस एंगल से देखना पड़ेगा. और दैट्स व्हाई फिर, और आप देखोगे क्लास यूपीएससी के प्रीलिम्स में इस एरिया में भी क्वेश्चन बना देता है. इसी को हम यूपीएससी के एनालिटिकल क्वेश्चन कहते हैं प्रीलिम्स में. ओके, तो आपको ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए. और बाय चांस अगर कोई लाइन नहीं समझ में आ रही है, इट्स योर ड्यूटी टू आस्क मी, सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा ये लाइन. समझ में आ रहा सब कुछ? ओके, लिखिए क्लास. They were the manifestation of defense mechanism. Sir, yes. Yes, sir. Sir, इसका मतलब ये हो कि unless change is upon you and you need to मतलब आपको किसी भी तरह उसे फेस करना है, तब तक आप चेंज नहीं होंगे. सोसाइटी तभी चेंज होगी जब उसे लगे, जब सोसाइटी तभी चेंज होगी जब आपको आपका सामना आपके सुपीरियर से होगा. सर मैंने कहा ना, जब आपका सामना, सपोज आपके बगल वाला जो पड़ोसी का घर है वहां से पीसीएस टॉपर निकल गया तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ जाता है. कहा जाता नहीं, जब पड़ोस के घर में मिश्रा जी, शर्मा जी, मतलब अगर उत्तराखंड में बैठ जाए रावत जी, बिष्ट जी, नौटियाल जी का लड़का अगर टॉप कर जाता है या आईएएस में सिलेक्ट हो जाता है, वो देखो उनका लड़का 1 साल मेहनत किया निकल गया, तुम क्या कर रहे हो. तो मतलब वो चीज एक, वो ये चीज जो शायद मैंने अभी क्लास में शुरुआत में बताया ना कि इट वाज अ मूवमेंट व्हेन अ सुपीरियर सोसाइटी, आई विल नॉट से कल्चर, superior society, modern society conquered India. It's like a reaction to a threat. हाँ, it was a reaction to the threat and definitely it was a challenge. British हमारे, चाहे वो हिंदू रिलीजन हो चाहे वो मुस्लिम रिलीजन हो, वो कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन का मजाक बना रहे थे. तो रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने एज अ चैलेंज लिया. कुछ लोगों ने माना कि हाँ भाई हमने गलती की और हम सुधारेंगे. तो इसमें जैसे आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, ये पॉजिटिव मूवमेंट थी जिन्होंने एडमिट किया कि हम गलत रहे थे, हम इस डिस्क्रिपेंसी को रिमूव करेंगे और अपने मूवमेंट को, अपने रिलीजन को रिफॉर्म करेंगे. दैट्स व्हाई तो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कहा जाता है ना, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. बल्कि दूसरा सेक्शन था वो कहता था वो मान ही नहीं रहा, वो कहा रिलीजन को चेंज कर देंगे. रिलीजन को चेंज नहीं किया, रिलीजन में जो डिस्क्रिपेंसी है, जो अवरोध है, जो गतिरोध है, उसको सर, मतलब ये कि उन्हें डर ये था कि वो हमें, उन्हें डर ये था कि अगर हमने अपने रिलीजन को चेंज नहीं किया और उसे मोर साइंटिफिक नहीं बनाया तो हमारी आने वाली पीढ़ी उस रिलीजन को चूज कर लेगी जो कि ज्यादा साइंटिफिक है. तो उन्होंने उसमें उस थ्रेट के रहते हुए कह सकते हैं, चेंज को किया. ये भी कह सकते हैं, ये बिल्कुल ये भी कह सकते हैं सर, बिल्कुल कह सकते हैं ये चीज. ओके, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं चेंज हुए तो
हम पीछे रह जाएंगे। दूसरा थ्रेट क्या था? वी विल रिमेन बैकवर्ड। हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे आगे। हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सर। ओके, मतलब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल गाइस सिंपल आप देख लो। मतलब अगर सपोज मतलब आपसे कहा जाए कि आपको विदेश में ऑप्शन दिया जाए, तो डेफिनेटली you will like or dislike, your first option will be either Western Europe or the America, or your option will be Afghanistan, because ये चीज आपको मानना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे अब मोस्ट, अगर आप अमेरिका की, मैं रिसर्च बता रहा हूं मैं, जो मैंने ऑनलाइन में पढ़ा था, अब एग्जैक्टली मेरे को फिगर तो नहीं मालूम है, बट उसमें यह था कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ अमेरिका वर लीस्ट कंसर्न अबाउट रिलीजन। उन्हें परवाह भी नहीं होती है कि क्या संडे है, क्या पूजा है, क्या वो चीज है। ओके, मतलब मैं अपने कल्चर पे नहीं कमेंट कर रहा हूं, पर एक चीज है, बिकॉज मतलब आप खुद देखोगे, आप जितना पढ़ाई में चलते जाओगे, मैं आपको एक चीज बता, मैं आपको 1-2 बार इंसिडेंट बता भी चुका हूं ये सारी चीजें। जस्ट अ मिनट, बिकॉज आई एम गेट, देखिए Excuse me, sir. यस नमिता। Sir, exposure through knowledge, we can conserve our idealistic knowledge. So that is with a part of Brahmanical. मीन जैसे हम लोगों ने ब्राह्मणिकल में श्रुति और स्मृति में था कि हम लिटरेचर को लिखते भी थे, तो सर इस तरीके से हम लोगों ने इस चीज को किया है कि मीन जो भी हमारे नेगेटिव थॉट्स है, और हमने उन चीजों को अपग्रेड किया विद द साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। नहीं तो एक्चुअली यही तो हुआ कि जो सुपरस्टिशंस थी, लिखे तो वो भी गए थे ना पुराण में। यस सर। उसको हम लोग ने ब्लाइंडली फॉलो कर लिया। ओके, ब्लाइंडली फॉलो कर लिया। हर चीज के पीछे एक्चुअली गाइस क्या था, हर चीज के पीछे एक रीजन था। हर चीज के पीछे रीजन था। मैं अभी एक मैगजीन में पढ़ रहा था, साइंटिफिक मैगजीन में पढ़ रहा था कुछ महीना पहले। 14th और 15th जनवरी को हम कौन सा त्योहार मनाते हैं? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति में हम मोस्टली क्या खाते हैं? तिल के लड्डू। yes. यू नो, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपके जो जाड़ों में, मतलब विंटर्स में शरीर से कैल्शियम सबसे ज्यादा डीजेनरेट होता है, और तिल में जो कैल्शियम है वो दूध से भी ज्यादा होता है। और जब मैंने ये पढ़ा ना, मैंने सबसे पहले गूगल में सर्च किया। मैं इतनी जल्दी नहीं बिलीव करता, और देखा कि सही में तिल में जो सस्मे सीड्स हैं उसमें कैल्शियम की मात्रा दूध से भी ज्यादा होती है, मिल्क से भी ज्यादा होती है। तो मतलब इट वाज साइंटिफिकली थिंग्स। अब जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि नदी में स्नान करो, उसको हम लोग ने बिल्कुल रिलीजियस मान लिया। इट वाज मतलब, मैं यहाँ ये रिलीजन की बहस नहीं चढ़ना चाहता, बट कहने का मतलब ये है कि इट वाज डिजाइन साइंटिफिकली। अब जैसे हमारे यहाँ हिंदू रिलीजन में टैबू है पीपल और बरगद के पेड़ को काटना। वो रीजन क्या है कि पीपल का पेड़ रात में भी ऑक्सीजन देता है। यस सर। तो हमने, हमारे क्या एक्चुअली इंडियन कल्चर का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या रहा कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने हर चीज को रिलीजन के साथ जोड़ दिया। शायद उन्होंने इसलिए जोड़ा कि बाकी लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, रिलीजन के साथ जोड़ोगे तो ज्यादा रहेगा, और शायद इसीलिए वो अब तक सर्वाइव भी किया। ओके, तो दैट इज द थिंग। तो नमिता, कहने का मतलब ये है, बीच में जो सुपरस्टिशंस आ गए थे उस कारण से मतलब सोसाइटी डिपेंडेंट हो गई, सोसाइटी बैकवर्ड हो गई, सोसाइटी एक तरीके से आपके सुपरस्टिशियस हो गई सोसाइटी, और उस कारण से सोसाइटी की प्रोग्रेस भी रुक गई। यस सर। जहां इक्वालिटी होती है सोसाइटी वही प्रोग्रेस करती है। नासा देख लीजिए सर। हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि मींस जो हमारा रिलीजन है सर, फ्लोरा एंड फौना को भी कंजर्व करता है। अगर हम लोग, वो तो फैक्ट है, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर फ्लोरा फौना को कंजर्व करता है, पर फिर वो सेग्रीगेट भी तो करता है। यस सर, इन सम कंडीशंस कंडीशन करता है। वो आपको वो कहता है कि अपर कास्ट है, लोअर कास्ट के साथ खा नहीं सकता, शादी नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। तो ये चीज भी तो गलत है ना। भगवान ने तो, अब सपोज अगर मैं अपर कास्ट या लोअर कास्ट में पैदा हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती?
Yes, sir. इसमें मेरी क्या गलती? ये तो भगवान, सारे सब चीज भगवान, सबने भगवान ने इक्वालिटी बनाई है। अब नासा देख लीजिए, मैं नासा का एग्जांपल दे रहा था। नासा क्यों प्राउड है इंस्टीट्यूशन है? जापानीज भी हैं, चाइनीज भी हैं, इंडियंस भी हैं। तो आप सोसाइटी जितना ज्यादा आप मेरिट पे लोगे, सोसाइटी उतनी ज्यादा प्रोग्रेसिव होगी। सोसाइटी आप जितना ज्यादा कास्ट क्लान पे लोगे, सोसाइटी उतनी ज्यादा रिग्रेसिव होगी। ये फैक्ट है। आप जितना ज्यादा ब्रॉड माइंडेडनेस का मतलब ये नहीं गाइस कि आप तुरंत आप अमेरिकन कल्चर को तुरंत अडॉप्ट कर लो। ब्रॉड माइंडेडनेस अमेरिका से आप समझ पा रहे हो, इतने आप लोग बड़े हो कि व्हाट आई एम सेइंग रिगार्डिंग ब्रॉड माइंडेडनेस। ब्रॉड माइंडेडनेस मतलब आप हर चीज को बराबर इक्वालिटी पे तोलो। Means exposure through knowledge with scientific principles. हाँ, इन द साइंटिफिक प्रिंसिपल, जो अभी शहर ने कहा कि साइंटिफिक प्रिंसिपल के हिसाब से हर चीज को देखो, तर्कवादिता। अगर हम तर्क नहीं करेंगे, रैशनल मूवमेंट, रैशनलिज्म इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ दिस मूवमेंट। ओके ओके सर, तो सर, हाँ, क्योंकि हमें भगवान ने हमारे और जानवरों के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर है ना, दैट इज रैशनल। हम तर्क कर सकते हैं, जानवर तर्क नहीं कर सकता। और जब हम पढ़ लेते हैं तो हम बढ़िया तर्क कर सकते हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। विद्या से विनय आता, विनय मतलब विजडम, विजडम मतलब सोचने समझने की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति मतलब तर्क करने की शक्ति। और जब आपको विजडम आता है तब पात्रता मतलब कैरेक्टर, उससे कैरेक्टर बनता है। दैट इज द थिंग। तो ये चीज है। हम लोग ने पुराने समय में, मैं आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग, हम लोग ने सिर्फ बुकिश नॉलेज को ज्ञान दिया, जो मेन चीज थी उस चीज पे हमने निग्लेक्ट। दैट्स व्हाई तो इन्होंने कहा, दयानंद सरस्वती, गो बैक टू द वेदास। वेद में, ऋग्वेद में क्या थी? इक्वल सोसाइटी थी। मैंने आपको जब ऋग्वेद पढ़ाया तो मैंने आपको लाइन भी बताई थी कि ऋग्वेद में जितनी इक्वालिटी थी उतनी आज भी नहीं इक्वालिटी है वुमेन और मेंस के बीच में। ऋग्वेद में जितनी इक्वालिटी थी, तो मतलब वहां पे इगैलिटेरियन इक्वालिटी की सोसाइटी थी। आज की सोसाइटी कहाँ इक्वालिटी की है? मेजॉरिटी चले जाइए आप उत्तर प्रदेश के इंटीरियर इलाकों में, राजस्थान हरियाणा के इंटीरियर इलाकों में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता। लड़कियां मोस्टली बस इतना पढ़ाते हैं ताकि वो लेटर लिख सके और पढ़ सके, बस। बाकी लड़कों के ऊपर एम्फेसिस ज्यादा दिया जाता है। तो दिस इज व्हाट अभी भी हम मतलब एक आज भी कास्ट क्लान ये सब चीजों में बटे पड़े हैं। आप ये सब चीजों के ऊपर सोचोगे तो फिर डेफिनेटली आप प्रोग्रेस करोगे। ओके, चलिए गाइस, इसको खत्म करते हैं क्योंकि क्लास लिखिए। क्लास the movement, the reform movement emerged as a response in direction of the reform movement emerged as a response in the direction of search and struggle for cultural identity, in the direction of search and struggle for a cultural identity, for the cultural identity, struggle for the cultural identity, next point. Another dimension of the emergence, another dimension of the emergence of this movement is that they were the part of consciousness, they were the part of consciousness of emerging middle class, consciousness of emerging middle class, these movements were expression of social aspirations of this new class, social aspiration of this new class. So these movements emerged as a strength
these movement emerged as a strengthening program. These movement emerged as a strengthening program to restructure and regenerate. To restructure and regenerate comma, to mold socio-religious fabric, to mold socio-religious fabric mold socio-religious fabric in the spirit of new principles, in the spirit of new principles. These principles were conceived as prerequisite लिख लेंगे ना, prerequisite, PREQUISITES, prerequisite समझते हैं, prerequisite for the development of new society, to contend with the new cultural situation, full stop. क्लियर है? ओके, तो क्लास यहां पे रोक रहा हूं। कल इसके आगे चीजें उठाएंगे, इसके आगे चीजें करेंगे। आज के लेक्चर में कोई मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहता है? जो पॉइंट्स लिखाए हैं कल, थोड़ा सा ही है, बस आधा घंटे में हम ये पॉइंट्स खत्म कर देंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद राम मोहन रॉय। मतलब कल ही से आपका शुरू हो जाएगा। आज का एस्पेक्ट समझ लीजिएगा क्लास, क्योंकि ये जो एस्पेक्ट है ये मेंस है या यूपीएससी प्रीलिम्स एनालिटिकल है, तो ये पॉइंट समझ में आने चाहिए। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से कल क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, तो ये मेरी ड्यूटी रहेगी आपको समझाने की, ये पॉइंट कोई सा पॉइंट क्या है। ओके, मेरे ख्याल से फिलहाल आपको इतने मतलब डिटेल से समझाया गया है, दिक्कत नहीं आएगी। ओके, कल हम बाकी कैरेक्टरिस्टिक खत्म कर लेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद राम मोहन रॉय। और ध्यान रखिएगा वहां से क्लास प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई क्वेश्चन तो नहीं है? तो गाइस सी यू टुमारो, एज आई टोल्ड यू कि